हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानियां अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लग रही है। दोस्तों, सुपर वुमन मानवी आपको कहानी आपको पसंद आ रही है और आप लोग इस पर कमेंट भी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसको कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। आज हम सुनने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 10, सुपर वुमन मानवी। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मानवी अपने मास्टर से मिलने वहां उसके घर पर गई थी, लेकिन तभी उसकी भिड़ंत गेट पर ही अपनी बहन से हो गई थी। लेकिन तभी जैसे ही विनोद मास्टर बाहर आया और उसने बड़े ही अश्लील नजरों से मानवी को देखा तो उसने उसके मुंह पर किक मार दी थी। ये देखकर तो सभी के सभी हैरान हो चुके थे। फिर मानवी ने विनोद की तरफ देखते हुए कहा, अगर आपने फिर से मेरी स्कर्ट उठाने की हिम्मत की तो मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मानवी की भयावह आवाज ने दरवाजे पर खड़े दोनों डरे हुए इंटरनेट जादूगरों को फिर से जिंदा कर दिया था। वे दोनों अपनी आंखें बेतहाशा मल रहे थे। उन्हें शक था कि आज वे कुछ भी देख रहे थे, यह सब उनका भ्रम है। लेकिन विनोद ने अपनी बुरी आदत नहीं बदली और मानवी की छाती को तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, ओह मेरी प्यारी स्टूडेंट मानवी, लगता है आज तुमने गोल कॉरेट पहना है। जो लोग होश में थे उनके मुंह फूल गए। हालांकि वो जानते थे कि विनोद विकृत थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना बेशर्म और बदतमीज भी होगा। मानवीय की ठंडी निगाहों ने विनोद को थोड़ा बेचैन कर दिया। वो थोड़ा सा खांसा और थोड़ा गंभीर हो गया। उसने गंभीर होते हुए कहा, ठीक है मानवी, पहले मेरे साथ मेरी लेबोरेटरी में चलो, वहां मैं तुम्हें अपनी नोटबुक दूंगा। मानवी ने सिर हिलाते हुए कहा, जी मास्टर। विनोद मानवी और रोहित को जादूगर परिषद में ऐसे ही ले गया। वो इतना खुश था कि अपने स्टूडेंट ओमकार और जो एंट्री गेट पर खड़े थे उनको वो बिल्कुल भूल ही गया था। ओमकार ने जब देखा कि विनोद अंदर जाने वाला है तो उसने आगे बढ़कर उसको बुलाया, मास्टर। उसकी आवाज सुनते ही विनोद ने मुड़कर ओमकार को देखा और कहा, ओह ओमकार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसके बाद सुनते ही ओमकार का मुंह कांप उठा। इन दो पूर्णतः भिन्न उपचारों के सभी को अचंभित और निशब्द कर दिया था। तभी ओमकार ने सावधानी से जवाब देते हुए कहा, मास्टर, आपने कहा था कि आज आपके पास समय है और आपने ही मुझे आने को कहा था। उसके बाद सुनते ही विनोद ने हाथ हिलाते हुए कहा, ओह मैं अभी बिजी हूँ, तुम किसी और दिन आना। विनोद अब पूरी तरह से मानवी पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसके पास ओमकार के साथ बिताने का समय बिल्कुल भी नहीं था। ओमकार ने बिना किसी आपत्ति के आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाते हुए कहा, जी जी बिल्कुल मास्टर। इसके बाद विनोद मानवी और रोहित के साथ जादूगर परिषद के अंदर चला गया। वहीं जब मानवी जादूगर परिषद के दरवाजे से गायब हो गई थी तो सभी लोग उसे घूरने लगे। मोहिनी ने मानवी की पीठ की तरफ देखा तो वो बस अपने दांत ही पीसते रह गई। मोहिनी अपने दिल को शांत नहीं कर पा रही थी। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसकी आंखों के सामने अब क्या हुआ था। महान संत विनोद उस बेवकूफ के साथ इतनी रिस्पेक्ट से पेश क्यों आ रहा था। उसकी चापलूसी भी कर रहा था। नफरत, ईर्ष्या, अनिच्छा, मोहिनी इन भावनाओं से पल भर में डूब गई थी। मोहिनी ने दांत पीसते हुए अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हुए कहा, मास्टर, क्या हो रहा है। ये बेवकूफ मास्टर विनोद के इतने करीब कैसे पहुंच गई। अगर मानवी अभी भी उसके सामने होती तो वो उस पर कूद पड़ती और उसे कई बार काट लेती। उसे एक बहुत प्रतिभाशाली लड़की माना जाता था। दुनिया उसी के आर इर्द गिर्द घूमती थी। वो मैरोन अब उसके सिर पर चढ़ गया था। उसकी बात सुनकर ओमकार ने हल्की सी आंख भरते हुए कहा, मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन एक बात तो मैं जानता हूँ कि वो ये मास्टर ने उसे पहले ही अपना स्टूडेंट बना लिया है। उसके साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं। वो मोहिनी को भावनाओं को समझता था, लेकिन मानवी का उसके मास्टर की स्टूडेंट बनना, जो एक बहुत ही घमंडी और अहंकारी स्टूडेंट थी, पहले से ही निर्विवाद रूप से उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसकी बात सुनकर मोहिनी ने बेचैन होते हुए कहा, असंभव, वो कुछ नहीं कर सकती। वो बस हैंडसम लड़कों का पीछा करती है
और बहुत ही मूर्ख और अज्ञानी है। ऐसा कैसे हो सकता है? मोहिनी का मन बहुत ज्यादा बेचैन था और वो इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। जिस बेवकूफ लड़कों का पीछा करने वाली वो सबसे ज्यादा नीची नजरों से देखती थी, जिसे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी, वो अब उसके पूज्य मास्टर की छोटी बहन थी। और ये कैसा बकवास मजाक था। मजाक भी नहीं, ये पहली बार था जब मोहिनी ने मन ही मन किसी को गाली दी थी। तभी ओमकार ने दूसरे स्टूडेंट में से एक ने कहा, मास्टर, ये कैसे संभव हो सकता है? उसने जरूर मास्टर विनोद को बहकाया होगा। उसका चेहरा भी क्रोध से भरा हुआ था और उसके पास खड़े दूसरे स्टूडेंट ने भी बिना विचलित होते हुए कहा, यह सही है मास्टर, आपको पता लगाना होगा कि असल में क्या हुआ है। हो सकता है कि उस लड़कों का पीछा करने वाली मानवी ने मास्टर विनोद को प्रेम औषधि पिला दी हो। लेकिन तभी ओमकार ने उन लोगों को डांटते हुए कहा, चुप करो सबके सब। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ओमकार का चेहरा बदल जाएगा। उसके गुस्से से डांटते हुए उसने कहा, तुम सब चुप रहो। तुम्हें बकवास करने की इजाजत किसने दी है? उसका गुस्सा भरी आवाज सुनकर पहली बार उन्होंने अपने मास्टर को इतने गुस्से में देखा था। ओमकार ने गुस्से में दांतते हुए उनको फिर कहा, तुम्हारी जलन ने तुम्हें अंधा कर दिया है, जिससे तुम सारी समझ खो बैठे हो। तुम्हारा संयम, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई है? क्या तुम्हें लगता है कि मानवी, जो अभी तक एक सच्ची जादूगरनी भी नहीं बनी, एक जादूगर संत को नशा दे सकती है? मास्टर विकृत है, लेकिन क्या तुमने कभी मास्टर को तर्कहीन काम करते या अपने आकर्षण के कारण विक्षिप्त होते हुए सुना है? तुम न केवल मानवी पर झूठा आरोप लगा रहे हो, बल्कि तुम मास्टर को भी अपमान कर रहे हो, बेवकूफ। उसकी डांट सुनकर सब के सब स्तब्ध रह गई। डर के मारे कांप पड़े थे, यहाँ तक कि जोर जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। उनमें से कोई भी विनोद का अपमान बिल्कुल नहीं कर सकता था। ओमकार के शब्द उनके दिल में सुई की तरह चुभ रहे थे। हाँ, मानवी की बात छोड़ दिए, उनके मास्टर ने भी विनोद का नशा देने की क्षमता नहीं थी। सच तो ये बड़ा वाकई बेरहम था कि महान संत विनोद ने सचमुच मानवी, उन लड़कों का पीछा करने वाली लड़की को अपना स्टूडेंट मान लिया था। ओमकार ने अपने तीनों स्टूडेंट्स के फीके पड़ चुके चेहरों को देखा और धीरे से आंख भरी। ये तीनों बहुत प्रतिभाशाली थे, लेकिन ये बहुत छोटे थे और बहुत जल्दी जलन करने लगते थे। ऐसे स्वभाव के साथ उनका रिश्ता मुश्किल से भरा हो सकता था। शायद उसने उन्हें बहुत ज्यादा लाड प्यार कर लिया था। अब देखते हुए उन्हें कोई न बाधा आने देना गलत टीचिंग मेथोडोलॉजी ही थी। तभी मोहिनी ने सबसे पहले माफी मांगते हुए कहा, मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई। उसकी विनम्रता ही ओमकार को उसे इतना प्रेम करने की सबसे बड़ी वजह थी। उनके पीछे पीछे अन्य दोनों स्टूडेंट्स ने भी तुरंत माफी मांगते हुए कहा, मास्टर, हमें भी माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। उसकी बात सुनकर ओमकार ने अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए ईमानदारी से कहा, तुम सब बहुत छोटे हो। मुझे आशा है कि तुम अधिक परिपक्व हो जाओगे, जो अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे और यहाँ बाहरी दिखावे से धोखा भी नहीं खाएंगे। सभी ने थोड़ा शर्मिंदा होकर जवाब दिया, जी मास्टर। ओमकार ने आह भरी और थोड़ा निराश होते हुए कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि मास्टर ने मानवी को स्टूडेंट क्यों बनाया, लेकिन अब यह निर्विवाद सत्य है। वो अब मेरी जूनियर है और मैं उम्मीद करता हूँ तुम सभी अब उसका पूरा सम्मान करोगे। वो जानता था कि मोहिनी के बिगड़े हुए व्यक्तित्व के कारण वो झगड़ा कर सकती है। हाँ, ये सिगाद फिर से था, इसलिए उसने मोहिनी की तरफ देखते हुए कहा, मोहिनी, कुछ भी गलती मत करना, क्या तुम समझ रही हो? ओमकार मोहिनी और मानवी के बहन के रिश्ते को लेकर चिंतित नहीं था, बल्कि इस बात को लेकर चिंतित था कि अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो मास्टर संत विनोद नाराज हो जाएंगे। विनोद बहुत प्रैक्टिस और प्रोटेक्टिव व्यक्ति था। आज मानवी के प्रति विनोद के रवैये से वो बता सकता था कि विनोद मानवी को बहुत पसंद करता था। अगर उसकी प्यारी मानवी को कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश भी करेगा तो उसका गुस्सा वो सहन नहीं कर पाएगा। उसके सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ कहा, जी मास्टर। ऊपर से तो सबने वादा किया, लेकिन ओमकार उनके असली विचार नहीं जान पाया। मोहिनी भी आज्ञाकारी बनते हुए उनकी बात मान गई।
लेकिन उसके दिल में जलन और नफरत जंगली घास की तरह बेतहाशा बढ़ रही थी। तभी ओमकार ने उनके आगे चलते हुए कहा, चलो एक दिन हम जान जाएंगे कि मास्टर ने उसे अपना स्टूडेंट क्यों बनाया। अभी हमें अपनी स्टडी जारी रखना है। चलो चलते हैं। उसके बाद वो तीनों स्टूडेंट्स के साथ पीछे पीछे चल पड़े। वहीं उधर जादूगर परिषद में मानवी ने आंतरिक दृश्य का अवलोकन किया। वो अभी पहली मंजिल पर थी। ये एक बड़े से चौक जैसे था, जिसके चारों तरफ कुछ खिड़कियां थी। यही जादूगर मूल्यांकन के लिए एप्लीकेशन दे सकते थे। वहीं उस बड़े से हॉल के बीचों बीच एक विशाल गोल मंच था। ऊपर देखा तो गोल मंच के ऊपर छत खाली थी। दरअसल यह एक विशाल लिफ्ट थी जो सीधे ऊपर जाती थी। लिफ्ट पर चढ़ते ही विनोद ने सहजता से मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया और गोल मंच धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया। जब वो धीरे धीरे दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो मानवी ये देखकर हैरान रह गई कि वहां दुकानें एक दूसरे से सटी हुई थी। हर दुकान के एक दुकानदार था और उनके पहनावे से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे जादूगरों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। क्यों? मानवी ने खुद मन ही मन में पूछा। क्या जादूगरों को उन लालची व्यापारियों से नफरत नहीं? वे खुद दुकान कैसे खोल सकते हैं? वहीं विनोद उसके चेहरे को देखते ही समझ गया था कि वो क्या सोच रही है। इसलिए उसने मानवी की उलझन को दूर करने के लिए हंसकर उसको समझाते हुए कहा, ये सभी दुकानें जादूगरों ने खुद बनाई है और इनका इस्तेमाल जादुई वस्तुओं के व्यापार के लिए होता है, न कि बेचने के लिए। मानवी उसके बाद तुरंत समझ गई। ये एक बेहतरीन विचार था और इससे जादूगरों के बीच बातचीत आसान हो गई। तीसरी मंजिल पर जादूगरों की निजी प्रयोगशालाएं थी। जो जितना ऊपर होता उसका दर्जा भी उतना ही ऊंचा होता। स्वाभाविक रूप से सबसे ऊपरी मंजिल पर मास्टर विनोद की लेबोरेटरी थी। विनोद ने बिल्कुल एक बच्चे की तरह अपनी विशाल लेबोरेटरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आह मानवी, देखो ये मेरी जगह कैसी है। ये कहते हुए वो खुश होते हुए हंस पड़ा। मानवी ने उदासीनता से जवाब देते हुए कहा, लेकिन मुझे तो यहाँ कुछ भी विशेष दिखाई नहीं दे रहा। वास्तव में एक जादूगर की लेबोरेटरी अतुल्य रूप से गंदी होती थी, जिसमें एक निश्चित क्रम था। शायद केवल मालिक ही जानता होगा कि यहाँ क्या क्या चीजें पड़ी हैं। विनोद ने हल्के से हाथ हिलाते हुए कहा, वेट अ मिनट। विनोद ने हाथ से अचानक एक नोटबुक आ गई और उसने मानवी को थमाते हुए कहा, ये मेरे नोट्स हैं। जब मैं पहली बार जादूगर बना था। ये तुम्हारे बहुत काम आ सकते हैं। मानवी ने चुपचाप उसे स्वीकार कर लिया और अपनी भौहें चढ़ाते हुए उसे पलटा। निश्चित रूप से इस नोटबुक में लिखे विचार बहुत ही अनोखे और स्ट्रीक थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि यह विकृत बूढ़ा आदमी बहुत होशियार था। दिल्ली में एकमात्र जादूगर संत होने के नाते वो अपनी तकनीकों के लिए भी बहुत फेमस था। तभी विनोद ने गंभीरता से कहा, अभी तुम बहुत ऊंचे लेवल के मंत्र इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं हो। समय आने पर मैं तुम्हें सिखा दूंगा। जादू की दुनिया अद्भुत और विस्तृत है। जादू सीखने के लिए तुम ज्यादा धैर्य नहीं खो सकते। उसकी ये बात बिल्कुल शंकर की कही हुई बात से मेल खाती थी। उसकी बात पर रिएक्ट करते हुए मानवी ने कहा, जी मास्टर, मुझे पता है। माने के मुंह से मास्टर सुनते ही विनोद फिर से खुश हो गया। लेकिन तभी विनोद ने अचानक टॉपिक बदलते हुए कहा, अगले हफ्ते प्रिंसेस तान्या का जन्मदिन है। तुम्हें वहां जल्दी पहुंचना होगा। मानवी ये सुनकर थोड़ी उलझन में पड़ गई। विनोद के स्वभाव को देखते हुए आमतौर पर उसे बाहरी दुनिया की परवाह नहीं होती थी और वो इस तरह की उबाई दावतों में शामिल भी नहीं होता था। लेकिन अब उसने खुद ही टॉपिक उठा लिया। ये थोड़ा अजीब था। तभी मानवी ने विनोद की शैतानी मुस्कान देखी। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तभी मानवी ने सिर हिलाते हुए कहा, मास्टर, क्या कभी किसी ने आपको बताया कि आपकी मुस्कान बहुत अजीब है? ये कहते हुए मानवी ने विनोद की तरफ देखा, जो अभी भी बुरी तरह हंस रहा था। उसकी आवाज सुनते ही विनोद गंभीर हो गया और उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, ओह, सचमुच? क्या सच में? तभी मानवी ने उसे शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हारा मकसद क्या है? मानवी को अपने व्यभिचारी मास्टर की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। वो जितना गंभीर होता जा रहा था उतना ही संदिग्ध भी लग रहा था। विनोद ने हाथ हिलाकर जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं।
विनोद इतना हंसा कि उसका मुंह बंद नहीं हो रहा था। उसने ऐसे हंसते हुए आगे कहा, बस वो बूढ़ा भी चला जाएगा। मानवी ने विनोद को संदेह से देखा। वो ये जानने को उत्सुक थी कि वो जिस बूढ़े आदमी के बारे में बात कर रहा है आखिर वो कौन था। तभी विनोद ने हंसते हुए कहा, अच्छा डियर स्टूडेंट, मेरे इस प्रयोग के समाप्त होने तक प्रतीक्षा करो, फिर मैं तुम्हें से मिलने के लिए बलदेव शेखावत के महल आऊंगा, ठीक है? विनोद हंसा और जाहिर वो बहुत अच्छे मूड में था। मानवी ने सिर हिलाते हुए कहा, जी मास्टर। इसके आगे उसने कुछ भी नहीं पूछा। खैर वो पता लगा ही लगी कि उसके मास्टर ने किस बूढ़े आदमी का जिक्र किया था। तभी विनोद ने फिर से मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा, याद रखना, तुम्हें महल में जल्दी जाना होगा। अगर प्रिंसेस मानवी को इनवाइट भी नहीं करती तो भी मानवी विनोद के स्टूडेंट के रूप में वहां जाती। वह एक ऐसी स्थिति जिस पर किसी को आपत्ति भी नहीं हो सकती थी। मानवी ने जवाब देते हुए कहा, मुझे पता है। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। उसने आगे पूछा, मास्टर, क्या आपके पास कोई खास छड़ी या बुक या कुछ और है? विनोद ने पलकें झपकाते हुए पूछा, तुम किस तरह की बात कर रही हो? मानवी ने उसकी बात का जवाब दिया, मैं प्रिंसेस को उपहार देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। उसके पास पहले से बहुत सारे गहने वगैरह थे, इसलिए मैं उसको कुछ स्पेशल देना चाहती हूँ। मानवी ने अपनी मंशा बताते हुए विनम्रता नहीं दिखाई। विनोद ने इधर उधर देखा, एक पल सोचा, फिर अचानक उसके हाथ में एक खूबसूरत छड़ी आ गई। वो बहुत ही खूबसूरत थी और जिसमें कई साफ और खूबसूरत रत्न भी जड़े हुए थे। उस पर जो रत्न की रोशनी की बखूबी प्रतिबिंबित करते हुए सुंदर और उपयोगी लग रही थी। छड़ी पर बने प्राचीन डिजाइन उसे और भी रहस्यमय बना रहे थे। विनोद ने छड़ी मानवी को सौंपते हुए कहा, ये वास्तव में कोई कीमती चीज नहीं है, लेकिन ये एक यंग लड़की को रिझाने के लिए काफी है, जिसे सुंदर चीजें पसंद हो। हालांकि विनोद ने ऐसा कहा था, लेकिन छड़ी कोई सस्ती चीज भी नहीं थी। बस विनोद की नजरों में कुछ खास नहीं थी। वहीं उसे लेने के बाद मानवी की भौहें थोड़ी सी कुड़ गई। वो सोच रही थी कि इस विकृत मास्टर को कैसे अपने खजाने में से कुछ और देने के लिए फुसलाया जाए। तभी विनोद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ अच्छा ठीक है, मैं अब अपना बेवकूफाना प्रयोग जारी रखूंगा। ये कहते हुए वो मानवी और रोहित को नीचे छोड़ने के लिए चला गया। मानवी को विदा कहने के बाद विनोद फिर वापस मुड़ा और अपने प्रयोगशाला में आ गया। वहीं मानवी और रोहित जादूगर परिषद से निकलकर गाड़ी में सवार हो गए। मानवी आराम करने के लिए आंखें बंद करके गाड़ी की सीट पर गई और गाड़ी के कुछ देर चलने के बाद मानवी ने अचानक अपनी आंखें खोली और रोहित की तरफ देखा। उसकी आंखों में ठंडक की एक झलक थी। रोहित की आंखें भी नम थी। उन दोनों ने पाया कि कोचवान सही रास्ते पर नहीं जा रहा है। ये शेखावत किले की तरफ लौटने का रास्ता बिल्कुल नहीं था। कोचमैन को एक कठोर चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था और वे शेखावत परिवार के प्रति पूरी वफादार होते थे। इसलिए उनको अब ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि इस कोचमैन की कमान आखिर कौन संभाल सकता था। मानवी के होठों पर एक अगोचर कठोर मुस्कान उभर आई। उसने मन ही मन में सोचा, वो इतने बड़े प्यार में पली है, मूर्ख लड़की। ऐसा लगता है कि पिछली पिटाई उसको सबक सिखाने के लिए काफी नहीं थी। रोहित की आंखें बिल्कुल ठंडी थी। उसे जितना अपने सिर पर मानवी की तरफ उसने उठाया और स्थिर भाव से कहा, जो भी चीज आपके लिए नुकसानदेह होगी, जो भी आपके रास्ते में आएगा, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खत्म कर दूंगा। तभी मानवी ने धीरे से हंसते हुए कहा, ओह, तो भले ही वो शेखावत परिवार की सेकंड मिस हो। उसकी बात सुनकर रोहित ने निर्णायक स्वर में कहा, जी बिल्कुल। उसका सुंदर चेहरा ग्लेशियर की तरह ठंडा था। उसकी आंखें रात के आकाश की तरह ठंडी और गहरी थी। उसकी हाँ सुनकर मानवी मुस्कुराई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप रोहित की तरफ देखती रही। थोड़ी देर ऐसे ही उसको देखते हुए मानवी ने अपने सिंदूरी लाल होठ खोलते हुए कहा, अच्छा तो फिर मुझे अपना संकल्प दिखाओ, मुझे अपनी वफादारी दिखाओ। गाड़ी में मानवी की धीमी आवाज किसी राक्षस की धीमी आह की तरह थी। वहीं गाड़ी रुकी नहीं, शहर से बाहर निकल गई।
ये बिल्कुल साफ था, हालांकि महानवी अब बलदेव के लाड प्यार में डूब चुकी थी। फिर भी नौकरों के दिलों में वो प्रतिभाशाली मोहिनी की तुलना में बहुत कमतर थी। दोनों के बीच कोचवान ने मोहिनी के आदेश का पालन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया, और ये ऐसी बात थी जिसका उसे जीवन भर पछतावा रहेगा। तभी मानवी ने धीमी आवाज में कहा, मुझे वो जिंदा चाहिए। मानवी की धीमी आवाज गाड़ी में गूंज सी उठी। ये उसकी असली बात थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि वो कथित छोटी बहन थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी माँ अभिलाषा बहुत कोमल थी। रोहित ने भाव शून्यता से सिर हिलाया। उसकी आंखों में ठंडक फिर से गहरा गई। इतने समय में उनकी गाड़ी शहर के बाहर जंगल में चली गई। कुछ समय बाद गाड़ी एक जगह पर रुक गई। गाड़ी रोकते ही रोहित गाड़ी से उतरा और मानवी की तरफ हाथ बढ़ाया। मानवी ने उदासीनता से उसे स्वीकार कर लिया और फिर रोहित ने सावधानी से उसे गाड़ी से बाहर निकाला। तभी कोचवान ने इधर उधर देखा। सेकंड मिस ने उसे गाड़ी लाने का आदेश दिया था, लेकिन अब वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो क्या उसे उसके आदेश का पालन करते हुए चले जाना चाहिए? सेकंड मिस का आदेश मानना ही सही फैसला था। फर्स्ट मिस कभी भी सेकंड मिस के बराबर नहीं हो सकती थी, और अगर उसने सुना भी कि सेकंड मिस का आदेश है, तो वह भी उसे नकारने की हिम्मत नहीं करेगी। ये सब सोचने के बाद कोचवान गाड़ी को कोड़े मारकर आगे लेकर जाने लगा। लेकिन अगले ही पल एक ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी। कहाँ जाने के बारे में सोच रहे हो? यह आवाज रोहित की थी और उसकी आंखों में जरा भी गर्मजोशी नहीं थी। उसकी बात सुनते ही कोचवान डर गया। इस आवाज में जरा भी भावना नहीं थी। उसके शरीर का सारा खून जम गया था। अगले ही पल मौत की छाया ने उसे घेर लिया। उसकी कलाइयों में इतना तेज दर्द हुआ कि उसकी सांसें लगभग रुक गई थी। उसकी कलाइयों की नसें टूट गई। रोहित ने बड़ी शालीनता से अपनी तलवार निकाल ली और उस पर खून की एक बूंद भी नहीं थी। लेकिन कोचवान की दोनों नसें कट चुकी थी। ताजा खून बह निकला। कोचवान करुण स्वर में चीखा। जंगल में गूंजी उस करुण ध्वनि कानों को चीर देने वाली थी। वहीं रोहित चुपचाप खड़ा रहा, मानो मौत का देवता हो। उसने कोचवान को ठंडी निगाहों से देखा, जो लगातार दर्द से कराह रहा था। तभी मानवी ने उसके पास आते हुए पूछा, तुम्हें हमें यहाँ लाने का आदेश किसने दिया था? ये कहते हुए मानवी मुस्कुरा रही थी। उसकी हंसी सूरज की रोशनी की तरह खूबसूरत थी, क्योंकि वो ये सवाल उसने धीरे से पूछा था, क्योंकि उसे जवाब तो पहले ही पता था। कोचवान घबरा गया। हालांकि लड़की मुस्कुरा रही थी, उसे 1000 साल पुराने ग्लेशियर से भी ज्यादा ठंड लग रही थी। तभी रोहित ने उसके पास आते हुए कहा, तुमने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। रोहित ने ठंडे पन से जमीन पर आदमी को देखा और अपनी तलवार निकालने के लिए तैयार हो गया। इससे पहले कि रोहित तलवार निकाल पाता, कोचवान ने पहले ही अपने दिल और फेफड़ों से चिल्लाना शुरू कर दिया, सेकंड मिस, सेकंड मिस मुझे बचाओ, सेकंड मिस आप कहाँ हैं? आपको मुझे बचाने के लिए आना ही पड़ेगा, सेकंड मिस। ये कहने के बाद उसने मानवी की तरफ देखते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, जिसने मुझे यहाँ गाड़ी लाने का आदेश दिया, वो सेकंड मिस। उसकी बात सुनकर मानवी हंसी और एक खूबसूरत मगर जहरीले अफीम की तरह शांति से एक तरह खड़ी हो गई। वो इत्मीनान से उस व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगी। वहीं छिपी हुई मोहिनी को एक सिरहन सी महसूस हुई। ये पहली बार था, पहली बार जब उसने उस फाइटर रोहित को, जो मानवी के प्रति हमेशा उदासीन रहता था, निर्दयी और क्रूर रूप में देख लिया था। ये क्या दर्शाता था कि वो फाइटर अब पूरे मन से उस बेवकूफ के लिए काम कर रहा था। ये कैसे संभव था? उसने मन ही मन में सोचा। पहले जब मैं उस बेवकूफ को तंग करती थी तो रोहित हमेशा आंखें मूंद लेता, लेकिन अभी उसका व्यवहार अलग है। रोहित को कोचवान की छाती में तलवार घोंपते देखकर मोहिनी अपने छिपने की जगह से बाहर नहीं निकली और गुस्से में चिल्लाई, रुक जाओ। आखिरकार उसके ही आदेशों की वजह से कोचवान इस तरह की मुसीबत में फंस गया था, इसलिए वो उसके से मरने के लिए कैसे छोड़ सकती थी। मोहिनी को देखते ही मानवी ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई और उस लड़की को साये से बाहर आते देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। इस लड़की को जिसने उसे इतने लाड प्यार दिया था, वो बेकाबू हो गई थी। वहीं मोहिनी ने नफरत से सुनहरे बालों वाली उस लड़की को देखा, जो हल्की मुस्कान लिए खड़ी थी। उसकी
बेपरवाही भरी हरकत मोहिनी की आंखों में चुभ रही थी। मोहिनी ने अपने गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश की और गुस्से में पूछा, मास्टर विनोद ने तुम्हें स्टूडेंट स्वीकार क्यों किया है? उसकी बात सुनकर मानवी उदासीनता से हंसी। उसने अपने कंधे उकसाते हुए कहा, मुझे तुम्हें जवाब देने की क्या जरूरत है? उसकी बात सुनकर मोहिनी ने गुस्से में कहा, क्यों? ये कैसे संभव हो सकता है? महान संत विनोद तुम्हें अपना स्टूडेंट कैसे मान सकते हैं? तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हें तो बस हैंडसम लड़कों का पीछे भागना, शर्मनाक काम करना, अज्ञानी और अयोग्य बनना ही आता है, और तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हें तो अपनी माँ की भी परवाह नहीं, तो तुमसे इतना लाड प्यार करती है। मास्टर विनोद ने तुम्हें अपना स्टूडेंट स्वीकार क्यों किया है? बताओ मुझे। आखिरकार मोहिनी भड़क उठी थी। उसने अपना सारा गुस्सा निकालते हुए आगे कहा, तुम बस एक मूर्ख लड़की हो। शेखावत परिवार के नाम पर तुम धब्बा हो। उसकी बात सुनकर मानवी ने धीरे से आंख भरी। मोहिनी ने जो कुछ भी कहा था वो सच था। पहले वाली मानवी असल में लड़कों के पीछे भागती थी। जहां भी जाती थी शेखावत परिवार को बदनाम करती थी। जैसा मोहिनी ने कहा था, पहले वाली मानवी भी अपनी समर्पित माँ की परवाह नहीं करती थी। मानवी ने आसमान की तरफ देखा। उसका दिल बहुत व्याकुल था। पहले वाली मानवी वाकई घिनौने काम करती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वो एक बॉडीगार्ड शूरवीर होने के बावजूद भी रोहित ने पहले वाली मानवी के साथ ऐसा व्यवहार किया था। एक बेवकूफ, बेकार और लड़कों के पीछे भागने वाली बेवकूफ को पसंद कर पाना नामुमकिन था। मानवी ने फिर उस बच्ची को देखा जिसकी दुनिया हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमती रहती थी। अचानक उसे थोड़ा सा दुख हुआ। ये बच्ची 5 साल की उम्र से ही चमकने और ध्यान आकर्षित करने लगी थी। तब से हमेशा उसकी नजरों में सबसे बड़ी सितारा शेखावत परिवार की आभा और गौरव आ रही थी। मानवी ने आज उसकी पूरी दुनिया और विश्वास को लगभग पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। उसका अहंकार, उसका अभिमान, उसकी प्रतिभा सब एक मजाक बन गए थे। मानवी ने उदास होकर कहा, शायद तुम्हें जल्दी ही पता चल जाए। उसने अपना मन बना लिया था। अपनी मूल योजना छोड़ दी। वो मुड़ी और गाड़ी की तरफ वापस जाने के लिए तैयार हो गई। तभी मोहिनी ने चिल्लाते हुए कहा, बस यहीं रुक जाओ। मोहिनी ने मुट्ठी भींचते हुए आगे कहा, मुझे कोई वजह बताओ, वरना यहां से ऐसे ही जाने के बारे में सोचना भी मत। उसकी बात सुनकर मानवी रुक गई। उसकी नजर धीरे धीरे मोहिनी पर पड़ी। अचानक धीरे से उसने कहा, जब तुम मैच्योर हो जाओगी तो शायद तुम एक ऐसा अस्तित्व बन जाओगी जो चट्टान से भी आगे निकल जाएगा। उसकी बात सुनकर मोहिनी अवाक रह गई। वो मानवी की पीठ को घूरती रही। एक पल के लिए उसे लगा कि सुनहरे बालों वाली वो लड़की मानवी नहीं बल्कि एक अजनबी थी, जो एक जबरदस्त समझदार महिला थी। जब मानवी गाड़ी में चढ़ गई, उसकी पीठ गायब हो गई। तभी मोहिनी को होश आया और उसने जोर से अपना सिर हिलाया और अपने मन में से सारी भावनाएं निकाल दी। वो बहुत नाराज थी। वो लड़कों का पीछा करने वाली बेवकूफ लड़की उसे नाक के नीचे से कैसे खींच सकती थी? मानवी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बस यहीं पर रुक जाओ। अगर आज तुमने मुझे वजह नहीं बताई तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ये कहते हुए मोहिनी आगे बढ़ी और वो पहले से ही मंत्र पढ़ रही थी। तभी रोहित ने उनके बीच में आते हुए कहा, माफ करना सेकंड मिस। रोहित के काले कपड़े फड़फड़ा रहे थे। उसकी निगाहें ठंडी थी और उसकी चाल धीमी और शालीन लग रही थी। लेकिन अगले ही पल वो मोहिनी ने ठीक सामने पहुंच गया था। उसी क्षण एक प्रकाश बैंगन फूट पड़ा और हवा में एक प्रचंड पावर आई। उसने मोहिनी पर सामने से हमला कर दिया। उस पल मोहिनी चीख पड़ी। उसको ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर मानो फट जाएगा। उसके मुंह से ताजा खून निकला और टूटी हुई गुड़िया की तरह पीछे की तरफ उड़ गई। गहरे लाल खून ने हवा में एक चमकदार चाप सा बना दिया था। मोह से भी बदतर दर्द ने मोहिनी को घेर लिया था। तभी धमाके की आवाज आई। मोहिनी का सिर जोर से जमीन पर जा गिरा। मोहिनी जमीन पर पड़ी रही और वो हिलने डुलने में असमर्थ थी। ये इतनी तेजी से हुआ कि मोहिनी के दो सीनियर स्टूडेंट जो अपने छिपने के स्थानों पर थे, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ और मोहिनी को पकड़ भी नहीं पाई। उन्हें खुश होना चाहिए था कि वो उसे पकड़ नहीं पाए, क्योंकि मोहिनी के नीचे की जमीन के बल के कारण पूरी तरह से फट चुकी थी। रोहित ने मोहिनी पर बस अपनी थोड़ी सी एनर्जी लगाई थी, जो मोहिनी के लगते ही जमीन में समा गई। एक जादूगर का सबसे बड़ा डर फिजिकल फाइट से होता है, जो सबसे जानलेवा स्थिति थी। मानवी के अलावा जो गाड़ी में थी वहां मौजूद किसी ने भी नहीं सोचा
कि रोहित इतना जोरदार वार करेगा, और वो भी शेखावत परिवार की सेकंड मिस मोहिनी को। तभी मानवी की आवाज आई, रोहित चलो हम चलते हैं। रोहित ने डरते डरते अपनी तलवार म्यान में रख दी। जमीन पर पड़ी मोहिनी ने लंगड़े शरीर पर एक नजर डाले बिना वो कोचवान की जगह पर बैठ गया और घोड़े को चाबुक मारकर वहां से चल पड़ा। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। तभी मानवी ने धीरे से कहा, तुम्हें दादाजी के डांटने का डर नहीं है? मानवी की धीमी आवाज गाड़ी में रोहित के कानों तक पहुंच गई। रोहित ने धीमी आवाज में बिना किसी हिचकिचाहट के मानवी के सवाल का जवाब देते कहा, आपकी सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। मानवी ने कुछ नहीं कहा। वो गाड़ी की दीवार से सट गई, भावशून्य होकर बोली, चलो घर चलते हैं। अगले 2 दिन अजीब तरीके से शांत रहे। मोहिनी घर नहीं आई और बलदेव ने इस घटना का जिक्र तक नहीं किया। उसे पता ही नहीं था कि वो फिर इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। वो इसके अलावा कोई नहीं जानता था। मानवी अब भी सुबह गणित और भूगोल पढ़ती थी और दोपहर में घुड़सवारी। विपिन हर रोज समय पर मानवी के स्टडी रूम में आ जाता। मानवी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि विपिन की चोट अब भी वैसे की वैसी लग रही थी जैसे उसकी चोट पहले दिन थी। कोई सुधार नहीं हो रहा था। मानवी को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि एक प्रतिष्ठित स्कॉलर को इतनी गंभीर चोट कौन पहुंचा सकता था, और विपिन इसे छिपा क्यों रहा था। आखिर किसने मारी थी ये चोट विपिन को? कौन था इसके पीछे? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सुपर वुमन मानवी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।